नमस्कार दर्शकों, मैं पुनीता त्यागी आपका स्वागत करती हूँ हमारा खास कार्यक्रम वुमनिया में। आज मैं आपको उन शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने कोरोना के समय में अपने हस्बैंड को खो दिया और उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक उम्र में जब लोग ये सोचते हैं कि अब आराम करें, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा और वो पूरी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़कर लोगों का सामना किया और आज वो एक स्क्रिप्ट राइटर, एक डायरेक्टर हैं। मैं स्वागत करती हूँ जयवंती जी का अपने स्टूडियो में। जयवंती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया। एक्चुअली बातचीत तो मुझे आपसे बहुत सारी करनी है, तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि एक जो समय था जो आपके साथ बीता, कोरोना का समय, जिस वक्त इतना मतलब दुखद समय में कोरोना में लोगों ने, किसी ने अपने भाई, किसी बहन को, सबने किसी न किसी को कोरोना के समय में खोया है। आपने अपने हस्बैंड को खो दिया, तो वो जो वक्त था आपके लिए बहुत कष्टदायक रहा होगा, जिस वक्त लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, मिलते भी नहीं थे और जाना भी पसंद नहीं करते थे। तो वो समय आपने कैसे अकेले हैंडल किया? वो समय जो था वो मेरे लिए सदमे का समय था। मैं सदमे में थी और जब इंसान सदमे में होता है तो वो नम हो जाता है। तो कुछ ऐसी नमनेस मेरे में आ गई थी और बस मुझे समझ में ये आ रहा था कि अब जो करना है सो मुझे अपने आप ही करना है। अपने आप को खुद ही संभालना है और आसपास के जो मेरे अपने हैं उनको भी संभालना है और इस सदमे से मुझे उबरना पड़ेगा। तो ऐसा हुआ कि फिज़िकली हम सब एक दूसरे से दूर दूर थे। मेरा बेटा मेरे साथ है पर फिर भी वो मेरे से दूर था, क्योंकि बात ये थी कि घर में एक को कोरोना हो गया है, बाकी को अलग रहना चाहिए। तो ऐसे ही माहौल था बड़ा अजीब सा, पर हम मेंटली सब एक दूसरे के नज़दीक थे। और ऐसे में एक चीज़ का मैं बहुत मतलब टेक्नोलॉजी एक है जैसे फ़ोन, मैं फ़ोन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो ये जो इन्वेंशन है फ़ोन का, वो ऐसे समय में बहुत काम आया है। मतलब हम फ़ोन कॉल के ज़रिए और हम फ़ोन वीडियो कॉल के ज़रिए एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे थे। तो अगर ये नहीं होता फ़ोन तो पता नहीं क्या होता। और ऐसा हो रहा था कि लगातार मैं बस फ़ोन पे ही थी मेरे बच्चों के साथ। मेरी बेटी तो बेंगलोर में रहती है तो वो नहीं आ पाई, मैं अकेली थी। और मेरा बेटा साथ में रह के भी वो ऐसा हो गया कि कुछ घंटे तो वो बिल्कुल हॉस्पिटल में रहा। वहाँ से उसने बॉडी ली और फिर वो क्रिमेशन ग्राउंड में गया, वहाँ भी लाइन लगी थी। तो वो सुबह का गया, रात को घर आया है। तो वो समय अब मुझे सोच के बड़ा अजीब लगता है कि मतलब वो कैसे समय था जो गुजर गया। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये ऐसी घटनाएं बहुत सारे लोगों के साथ घटी। हाँ। लेकिन यही था कि परिवार, एक होता है कि ऐसे समय पे परिवार, फैमिली के लोग सब साथ में रहें। हाँ। और उस समय पे ये कोरोना में हर किसी के साथ एक ये समस्या रही कि लोग उनके साथ नहीं रह पाए। सबसे बड़ी बात है कि आपको लगता है कि जब आप दुख में हो तो आपको लगता है कोई आपको हग करे, कोई आपको गले लगाए, कोई आपको सांत्वना दे, कोई आपको छू के आपको दिलासा दे। वो सब कुछ भी नहीं था। मैंने अभी आपकी एक मूवी जो देखी मैंने, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर और एक बहुत अच्छी डायरेक्टर भी हैं, जो आपने अपने हस्बैंड को जो डेडिकेट की मूवी आओ शोक मनाए, तो ये थॉट आपके मन में कैसे आया? ये ऐसे आया कि जैसे हम जब बहुत खुश होते हैं तो हम बोलते हैं ना कि चलो चलो खुशी मनाएं। तो ऐसे कोई नहीं बोलता कि आओ चलो दुख मनाएं। हम लोग पर जाते हैं और दुख मनाते हैं, जैसे मतलब खुशी मनाते हैं जैसे, वैसे ही हम दुख भी मनाते हैं। बोलते नहीं हैं कि आओ आओ दुख मनाएं, पर खुशी के लिए ज़रूर बोलते हैं कि भाई चलो खुशी का समय है, आओ आओ चलो सब इकट्ठे बैठते हैं, मिलते, बात करते, खाते पीते। दुख के समय में यही करते हैं, बोलते नहीं हैं। तो मैंने फिर वो जो अपना जो एक एक्सपीरियंस था दुख वाला, जो 8-10 घंटे जो मेरी ज़िंदगी में थे, वो कभी मैं भूल नहीं सकती। उसको मैंने कैसे क्या किया उस वक्त, मैंने अपना दुख अपने आप मनाया
हालांकि मैंने फिर वो बताती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी फ़ोन से और सबसे, पर मेरे साथ कोई नहीं था, फिजिकली कोई प्रेजेंट नहीं था मेरे साथ, मेंटली हम जुड़े हुए थे। तो इस मूवी में जो कैरेक्टर रहा है वो पूरा आपने निभाया है उसे, और उस मूवी को देख के तो मेरे रोंगटे एकदम खड़े हो गए, और मैं एकदम देख के कि आपने ये सोचा, ये एक हर किसी लेडी के लिए, हर एक महिला के लिए एक मैसेज है उसके अंदर छुपा हुआ, कि जो दर्द आपने उसमें दिखाया है, जो दर्द हर किसी ने महसूस किया होगा, लेकिन ऐसे किसी ने बताया नहीं किसी को। तो उस मूवी के माध्यम से मुझे लगता है हमारे दर्शकों को एक मैसेज भी जा रहा है कि कोई कैसा अकेलापन और किस तरीके से फील करता है, जो आपने उस मूवी के माध्यम से दिखाया। देखिए क्या होता है ना, जब कोई दुख होता है, खुश होता है, कोई भी इमोशंस को इंसान अपनी भड़ास निकालता है, कैसे कोई कविता लिख देता है, कोई कहानी लिख देता है। तो मेरे अंदर ये बहुत उमड़ रहा था कि मेरा दुख मैं शेयर करूं सबके साथ, तो कैसे करूं। और फिर ये मेरा दुख अकेले का तो नहीं है, ये बहुत से लोगों के साथ है, तो वो मैं चाहती थी लोग देखें और एक दूसरे से कनेक्ट हों, जिन्होंने इस दुख को सहा है उससे कनेक्टेड वो फील करें। तो लेकिन आप एक, जो मुझे आपके बारे में पूरा जो पता है, आप एक हाउसवाइफ रही हैं, और 50 के बाद आपने एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया, कि आपने डायरेक्शन और आपने स्क्रिप्ट राइटर और आप सारा कैमरा हैंडलिंग एवरीथिंग, मतलब एक नई चीज़ जो आपके अंदर थी, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो आपके अंदर छुपा ही होगा, कहीं ना कहीं एक टैलेंट आपके अंदर रहा होगा, जिसको कीड़ा कहते हैं कि टैलेंट का कीड़ा कहीं ना कहीं कुल। तो वो आपके अंदर कब से था, मतलब आपने कैसे सोचा ये एकदम 50 के बाद, जब लोग सोचते हैं कि भाई अब तो रेस्ट करने का समय है, अब नहीं करना है। जैसा कि आपने कहा कि एक दिमागी कीड़ा है, तो वो सच है। मुझे बचपन से, क्या मतलब, जब स्कूल में भी, कॉलेज में भी, हमेशा से थिएटर बहुत पसंद आता था। स्टेज परफॉर्मेंस, मतलब स्टेज पे जाना इंस्पायर करता था, स्टेज के मतलब इतनी एनर्जी, ऊर्जा बढ़ती थी मेरा स्टेज देखकर। कॉलेज में मैं गई, मैंने हर 5 साल कॉलेज में 5 कम से कम नाटक किए, बड़े बड़े नाटक किए अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ। बट हाँ, नाम अब इतना नहीं हो पाया बहुत पुरानी बात है ये। तो इसके बाद फिल्म्स वगैरह से तो मैं हूँ प्रभावित, फिल्मी कीड़ा तो मेरे अंदर है। और इसके बाद जब शादी वगैरह हो गई तो मेरा ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। पर जब 50 तक आते आते ये हुआ कि सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई, बच्चे बड़े हो गए, सेटल हो गए, तो मुझे लगा कि वो कीड़ा जो है ना, वो मरा नहीं था, अंदर दिमाग में था, वो वापस ज़िंदा हो गया। और मैंने फिर अपना एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के पहले मैंने ना कुछ 1-2 लोगों के साथ थिएटर ग्रुप ज्वाइन किए, और अपने मंडी हाउस के आसपास 1-2 बार किया, JNU में किया, और इस तरह से हमने नाटक किए। आपने जैसे बहुत सारी शॉर्ट फिल्में बनाई, जैसे एक आपने बनाई जो अपने हस्बैंड को डेडिकेट की, जो आपने फील किया वो आपने बनाई। एक आपने टॉपिक लिया अभी, जो सीवर होते हैं, हाँ, जिसके अंदर लोग जाते हैं, गंदगी, सफाई कर्मचारी। हाँ। तो आपके माइंड में ऐसे थॉट, ऐसे विचार कहाँ से आते हैं? सफाई कर्मचारी जो हैं, ये मैनुअल स्कैवेंजर्स, जिन्हें सीवर कर्मचारी भी कहते हैं, तो इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज मैंने देखी हैं। फिर क्या किया कि मैंने गूगल में सर्च किया, काफ़ी इनके बारे में क्या न्यूज़ आती है, कितनी इनकी डेथ होती है, ये वो। तो मुझे पता चला कि जो बॉर्डर पे जितने सैनिक मरते हैं, उससे ज़्यादा संख्या तो इन लोगों की होती है। तो वो यही है कि इसके बारे में मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करती थी न्यूज़। और अगर ये लोग ना हो तो हम कैसे रहेंगे, मतलब आप सोचिए कि सारा गंदगी में कैसे रहेंगे, मतलब उसकी सफाई नहीं होगी तो पूरे टाइम गंदगी में ही बैठे रहेंगे। हाँ, मतलब सब चोक हो जाएगा, सड़क, नाले, नदियाँ वदियाँ सब ओवरफ्लो, और हम परेशान हो जाएंगे। तो इनको थोड़ा सा, इनके काम को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे फिल्म बनाएं, और लोगों को, एक्चुअली में लोगों को थोड़ा सा मालूम है, ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं मालूम है कि सीवर पे नहीं उतरते हैं लोग, थोड़ा उनकी पर्सनल लाइफ भी कैसी हो सकती है उस पे मैंने। एक आपने अभी वायलेंस पे भी जी एक मूवी बनाई है। वो मेरी तीसरी मूवी है। तो उसमें उसके इंस्पिरेशन ऐसे मिला कि मेरे फादर एयरफोर्स में थे। हाँ, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, और 71 वॉर मैंने जिया है उसे, जब मेरे फादर खुद गए थे वॉर में। तो मैं, क्योंकि घर में भाई बहनों में, दोनों भाई बहन में मैं सबसे बड़ी थी,
तो वो सब जो है ना मुझे हमेशा हॉन्ट करता है। और मेरी माँ बताती हैं कि मैं मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गई थी, इतना तो मुझे याद नहीं, पर हाँ माँ बताती हैं कि मैं बेड वेटिंग करती थी, यानी मैं रात में कभी मतलब जैसे होता है ना बच्चा यूरिन पास कर देता है, वो मेरा प्रॉब्लम शुरू हो गया था, जबकि मैं उम्र में काफ़ी बड़ी हो गई थी, 9-10 साल की तो थी मैं। तो वो चीज़, वो बचपन का जो वो है ना, तो मुझे वो वायलेंस वगैरह कभी जमा नहीं। तो और पापा को लेके मैं बहुत डरती थी कि पापा मेरे गए हुए हैं, 10 दिन हो गए वापस नहीं आए। जो हमारा कैरेक्टर है उस फिल्म का, एक बच्ची है जो वायलेंस से घबरा जाती है, तो वो जो उसकी घबराहट है ना, वो मेरी घबराहट है। वो मैंने जी है, वो घबराहट भी मैंने जी है। अभी जैसे आप एक एज ए डायरेक्टर, एज ए स्क्रिप्ट राइटर, तो आप शॉर्ट फिल्म्स पे काम कर ही रही हैं, तो जैसे कि आपने कुछ डिफरेंट क्षेत्र में भी काम कर रही हैं, यानी कि आप सोशल वर्क भी काफ़ी करती हैं। तो अभी जैसे आपने बच्चों के लिए भी आप कुछ करने जा रही हैं, तो वो आप क्या करने जा रही हैं बच्चों के लिए, जो बिल्कुल लेबर क्लास बच्चे हैं, जो बच्चों के बारे में कोई कुछ नहीं सोच पाता कि इन बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो उनकी भी अपनी एक इच्छाएं होती हैं, इच्छा है उनकी कि कुछ वो आगे बढ़ें, कुछ करें, तो उनके लिए आपने कुछ प्लान किया है, वो प्लान आप हमारे दर्शकों से शेयर करिए। इन बच्चों के लिए मैंने शुरू में कुछ एक शिविर जैसा लगाया था। तो उस शिविर में मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि इन बच्चों के साथ कैसे काम किया जाए, इन बच्चों को क्या ज़रूरत है। पहले तो एजुकेशन है, फिर इनको थोड़ा सा कुछ स्किल्स वगैरह इनको आनी चाहिए, तो मैंने उस पर काम किया। और उसके बाद इनको आगे किस तरह से उनको अवेयरनेस आए, उनमें जागरूकता आए देश के लिए, देश के प्रति, समाज के प्रति, घर के प्रति तो उनको होती है। माँ बाप सिखाते हैं कि मतलब बच्चों को घर में कैसे रहना चाहिए, बुज़ुर्गों की का इज़्ज़त करना चाहिए और इस तरह के मिलजुल के रहना चाहिए। तो मैंने एक शिविर जैसा लगाया और उसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो निःशुल्क था शिविर। तो अब मैंने सोचा कि जब शिविर लगाया है तो फिर उसी काम को आगे बढ़ाऊँ। तो मैंने अभी एक जगह छोटा सा एक कमरा बनवाने की सोच रही हूँ, और वो मेरी थोड़ा सा छोटा सा प्लॉट है, उसमें हम बच्चों को ट्यूशन देंगे। सबसे पहले इनकी तो पढ़ाई होना चाहिए, तो ये सब फ्री में मैं करूँगी, ट्यूशन बच्चों को देना। फिर उनको कुछ कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर्स की प्रैक्टिकल नॉलेज, उनके हाथ में माउस आए, वो उसे ऑपरेट करें, उसे सीखें उससे। फिर उसके बाद सिलाई की मशीनें वगैरह कुछ हों, जिसमें लड़के भी मैं ख़ास तौर पे बोलूँगी, बड़े अच्छा वो लोग, हम सोचते कि कुकिंग और ये सब स्टिचिंग वगैरह लड़कियों के काम है, ऐसा नहीं है। मैं कुछ बच्चों को जानती हूँ जो बहुत ही अच्छे से स्टिचिंग में शौक़ रखते हैं, कुकिंग में शौक़ रखते हैं। तो क्योंकि हो सकता है बाद में आगे जाके वो इसको डेवलप करें और उसमें वो अपनी जीविका चलाएं। बिल्कुल ना, ये बहुत अच्छी सोच है ये, और एक ये आपका ये जो सपना है ये पूरा हो, हम तो यही उम्मीद करेंगे। आमीन। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि फैमिली जो है, जैसे अब आप अकेले आप रहती हैं, फैमिली आपकी सेटल है, तो आपके जो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है, तो उनका टाइम स्पेंड आपके साथ कैसा रहता है, कैसे आप चीज़ों को मैनेज करती हैं? अब इस उम्र में आके मुझे वैसे तो देखा जाए तो घर में कुछ भी काम नहीं है, अब वो लोग ही मैनेज करते हैं घर को। मैं मेरी बेटा बहू के साथ रहती हूँ, तो घर तो वही चलाते हैं। घर में मेरा कोई काम नहीं है। जैसे हम पहले कुकिंग करते थे या कुछ घर की चीज़ों, मतलब घर को मैनेज करते थे, बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, तो उसमें अब मेरा कोई ध्यान नहीं है, बस थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। और बाकी समय हम डिस्कस करते हैं हम लोग मेरे फिल्म्स के बारे में, वो मुझे फीडबैक देते हैं। मेरा पहले ऑडियंस वही लोग रहते हैं। तो आपके साथ बहुत अच्छी बातचीत रही और बहुत सारी हमने बातें की। एक हमारा रहता है रैपिड फायर करके, जिसमें आपको एक लाइन में आपको जवाब देना है। पहला मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, इंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करती हैं? एंटरटेनमेंट के लिए म्यूज़िक। अच्छा, बेटा और बेटी कौन ज़्यादा आपके क्लोज है? ये तो बहुत खतरनाक सवाल है। आपने मुझे फंसा दिया। नहीं वो अलग अलग लेवल पे दोनों नज़दीक है वो। हाँ, अलग अलग विषयों पर कहना चाहिए। कुछ विषयों में एक के साथ नज़दीक हूँ, कुछ विषयों में दूसरे के साथ। तो आपकी डॉटर इन लॉ के साथ ज़्यादा पढ़ती है या टिपिकल सास बहू वाला रिलेशन है?
सास बहू का रिलेशन तो नहीं है वो जो टीवी सीरियल में दिखाते हैं वैसा कुछ नहीं है। हाँ पड़ती है। सबसे ज़्यादा खुश आप कब होती हैं? नेचर, प्रकृति। जब मैं प्रकृति नेचर की कोई भी क्रिएशन को देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है। कौन सा पल सबसे ज़्यादा आप मिस करती हैं? बचपन। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी बातचीत आपसे रही। मुझे लगता है आज का ये एक इंटरव्यू प्रेरणादायक लोगों के लिए रहे कि लोग इससे सीखें और आगे बढ़ें। चलते चलते मैं चाहूँगी कि आप, क्योंकि बहुत अच्छा गाती हैं मुझे जो पता चला है, तो कुछ चाहूँगी कि 2 शब्द आप कुछ अच्छा सा कोई गाना गुनगुनाएं जो आपको बहुत पसंद हो। बहुत अच्छा तो नहीं गाती हूँ पर गुनगुना लेती हूँ। रही ना रही हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके समा बागे वफा में। रहे ना रहे हम। वाह क्या खूब, बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है। मतलब बहुत अच्छा, मतलब आपने गाया, मज़ा आ गया सुन के। तो बहुत अच्छा रहा आपके साथ एक सफ़र और बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आपसे आगे मिलते रहेंगे, कुछ नई और बातचीत आपसे करते रहेंगे कि आपकी नेक्स्ट मूवी कब आए, नेक्स्ट मूवी रिलीज़ का इंतज़ार करेंगे कि आप कुछ नया लेके आएँ हमारे दर्शकों के लिए। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थी जयवंती जी जिन्होंने अपना पूरा सफ़र हमें आज सुनाया। हमारा खास कार्यक्रम वुमनिया पे इसी तरीके से हम आपके लिए कुछ नया लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।